हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम एफएसटी का पहला पेपर जो है डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि कुछ क्वेश्चन ज़्यादातर हो गए हैं डिस्कशन, कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन विच प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 atm एंड H plus ion concentration 0.001 molar at 298 Kelvin is। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का पूछा गया है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा ये बताना है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें जो है हाइड्रोजन का रिडक्शन पहले होगा। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन का मतलब हुआ जैसे 2H प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बना देगा H2। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया है 0.001 मतलब 10⁻³ मोलर दिया है, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm दिया है। तो यहाँ पर और टेम्परेचर इसने दिया है 298 केल्विन माने 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम नल्स का इक्वेशन रिडक्शन हाफ के लिए लगा दें, तो यहाँ पर लगा देंगे ई रिडक्शन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन पोटेंशियल बराबर होगा ई नॉट ऑफ रिडक्शन, और यहाँ पर हो जाएगा -0.059 अपान n log Q। अब जरा सा यहाँ पर आ जाए कि ई रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। अच्छा, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, तो यहाँ पे हो गया -0.059 अपान n की वैल्यू 2 होगी। रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, तो n की वैल्यू 2 हो गई log Q का मतलब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपान कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के पावर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल बराबर हो जाएगा -0.06 भी कर सकते हैं इसको, और यहाँ पर log प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm दिया हुआ है, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 लिया जाए। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया है 10⁻³ का स्क्वायर कर दिया। यहाँ से सॉल्व कर दिया जाए तो ई रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो आएगा -0.06, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10⁻⁻6 नीचे होगा, ऊपर हो जाएगा log 10⁻6 हो जाएगा। तो ये 6 log 10 हो गया, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा -6 था, ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा। तो ई रिडक्शन पोटेंशियल जो हो जाएगा ये 0.06 तो -0.06, और ये हो जाएगा इंटू 6 log 10 हो जाएगा। log 10 1 हो जाएगा, log 10 तो 1 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए तो लगभग आ जाएगा -0. या पहले ऐसे लिख लो कि 6 × 6 36 हो गया, 2 डिजिट पर लगेगा तो 0.36 माइनस में आ जाएगा 0.36। लेकिन यहाँ पे क्या डिस्कशन में हमने कुछ चेंज गड़बड़ किया है, देखना। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm है, तो यहाँ 1 रख दिया। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 10⁻³ की पावर 2 हो जाएगा, 10⁻6 ऊपर चला गया, तो यहाँ 0.059 तो 0.06 हो गया। और इस तरीके से हम लोग यहाँ सॉल्व करें तो नहीं, ये तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल का फार्मूला तो हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल में यहाँ रिडक्शन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया इसने, H2 बना दिया, तो हम लोगों ने लिख दिया ई रिडक्शन बराबर हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
माइनस 0.059 अपान n log Q। तो यहाँ पे n की वैल्यू नहीं रखा था तो रखेंगे, तो ई रिडक्शन बराबर हो जाएगा माइनस 0.06 बाई का 2, और यहाँ पर log यहाँ पर हो जाएगा 1 ATM और अपान का 10 पावर -3 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.03 हो जाएगा ये, और यहाँ पे log 10 पावर 6 हो जाएगा। तो एक तरीके से अब माइनस रहेगा, तो माइनस 0.03, यहाँ 2 नहीं लिखा था ना n की वैल्यू, इसी वजह से गड़बड़ आ रहा था। और यहाँ पे हो जाएगा 6 log 10 हो जाएगा, log 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 3 18, इसका मतलब माइनस 0.18 लगभग इतना वोल्ट आ जाएगा। वही यदि यहाँ 0.059 ले लें तो ये वैल्यू लगभग आ जाएगी हमारी माइनस 0.1773 वोल्ट आ जाएगा, और यही हमने जो है इतना निकाल दिया। तो लगभग वैल्यू सेम ही है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ये लगभग हमने निकाल दिया, ये एक्यूरेट वैल्यू ही आ जाएगी, तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो यही आएगा, या ये लिख दो या ये भी सही है, क्योंकि मैंने 0.059 को 0.06 कर दिया है, वहाँ से सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो 64 के बाद जो हमें सवाल डिस्कशन करना वो 65। तो चलिए 65 पर आते हैं। हाँ, 65 नंबर क्वेश्चन तो ये कॉम्प्लेक्स है, कि इस कॉम्प्लेक्स का क्या कलर है तो याद कर लेना, इसको याद करने में ही ठीक है। तो इसका आंसर तो देखिए पहले का तो थर्ड हो जाएगा, पहले का थर्ड मतलब जो ये कॉम्प्लेक्स है ये वायलेट कलर का हो जाएगा, और जो दूसरा है बी, इसका प्रूसियन ब्लू कलर होता है, तो याद होगा सबको, इसका कलर प्रूसियन ब्लू होता है। और उसके बाद तीसरे का जो है सी का सेकंड ब्लड रेड जो कलर होता है, मतलब रेड कलर होता है, जैसे ब्लड का रेड कलर होता है वही। और लास्ट में जो कॉम्प्लेक्स हमारा लिखा है ये जो इसका येलो कलर होता है, तो ये येलो कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से थर्ड का जो आंसर ये जो 65 का आंसर जो होगा वो थर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, इसको याद ही करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये हो चुका है डिस्कशन, और अब हमें क्वेश्चन जो डिस्कशन करना है वो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 70। सीधा हम 70 पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ये रिएक्शन दिया है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो आपने पढ़ा होगा कि Kc बराबर होता है एंटी लॉग और ब्रैकेट के अंदर होता है E0 ऑफ सेल इंटू n अपान 0.059 ये होता है। तो Kc बराबर हो जाएगा एंटी लॉग, तो एंटी लॉग यहाँ पर लिख दिया जाए, एंटी लॉग E0 ऑफ सेल दे रखा है क्वेश्चन में 0.46 दिया है, n की वैल्यू 2 होगी। देखिए इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 का गेन हो रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन में लॉस हो और रिडक्शन में जितने का गेन होता है वही n की वैल्यू हो जाती है। तो n 2 ले लेना है, और यहाँ 0.059 की जगह 0.06 भी ले सकते हैं हम। सॉल्व कर देंगे तो ये लगभग Kc का जो वैल्यू आएगा वो आएगा एंटी लॉग ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 पावर, लगभग ये पूरा सॉल्व यदि करा जाए तो ये ओवरऑल जो वैल्यू निकलेगी 15.5 के लगभग निकल जाएगी, इतनी वैल्यू आएगी। अब इसका एंटी लॉग निकालना है, तो हमने कहा वैल्यू फ्रैक्शन में है और पॉजिटिव में, तो इसको तोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 15 प्लस 0.5,
देखो एंटी लॉग 15 होगा 10 के पावर 15 प्लस साइन का एंटी लॉग मल्टीप्लाई, और एंटी लॉग 0.5 क्या होगा, तो देखिए आप पढ़े होंगे कि log 4 की वैल्यू होती है 0.48 हो गया, और log 5 की वैल्यू होती है 0.7। तो कहने का मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी यहाँ पर 0.5 है ना, तो 0.5 यदि देखा जाए तो इन्हीं के बीच में आएगा, तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 5 पॉइंट समथिंग कर सकते हैं। तो ये वैल्यू अप्रॉक्स आ जाएगी हमारी 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। log 4 की वैल्यू जैसे 0.4 एंटी log 0.4 जो होगा वो 4 हो जाएगा। log 1 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, log 1 0 हो गया, log 2 की वैल्यू 0.3 हो गया, log 3 की वैल्यू होती है 0.48, log 4 की वैल्यू 0. ये नहीं होगी, log 4 की वैल्यू हो जाएगी 0.6 के लगभग हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा आ जा रहा है एंटी log 0.483 होगा, तो हमारा एंटी log 0.5 है, तो 3 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 3.5 कर सकते हैं। इसका मतलब ये वैल्यू लगभग आ जाएगी 3.5 10 पावर 15, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। अरे भाई log ये देखो 3 का वैल्यू 0.48 का मतलब ये लगभग 0.5 है, तो एंटी log 0.5 जो होगा वो 3 होगा, सॉरी एंटी log 0.483 होगा, एंटी log 0.5 हो गया तो 3 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो वही मैंने 3.5 कर दिया। तो ये आंसर लगभग 3.5 10 पावर 15 आ जाएगा, तो इसका आंसर पहला करेक्ट हो जाएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन के बाद हमें डिस्कशन करना है 72 नंबर सवाल पर आइए। कह रहा है कि पोटेशियम ऑक्जेलेट है, इसका मतलब K2C2O4 है। पोटेशियम ऑक्जेलेट सोल्यूशन डिसोसिएट हो रहा, अल्फा दिया है इसका 70% दिया है, वांट ऑफ फैक्टर आई पूछा है, तो आई बराबर 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा कितना है 70% मतलब 0.7, और ये पोटेशियम जो है ऑक्जेलेट टूटेगा तो ये बनाएगा 2K प्लस बना देगा C2O4 माइनस 2, तो 2 केटायन 1 एनायन, मतलब टोटल आयन बनेंगे 3 आयन बनेंगे, तो इसका मतलब एक मालिक्यूल के टूटने से 3 आयन बन रहे हैं, तो वही n की वैल्यू 3 माइनस का 1 हो जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 1.4 हो जाएगा, और 1 जोड़ दीजिए तो 2.4 आ जाएगा, तो आई की वैल्यू 2.4 आना चाहिए, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। आई का वैल्यू 2.4 निकल कर आएगा, 72 का आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डिस्कशन करना है वो 73 है। करा फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए यदि किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव है तो यह स्पॉन्टेनिटी को फेवर करेगा, इसका मतलब फेवरेबल फैक्टर है। किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब ये भी फैक्टर फेवरेबल है। यदि किसी भी रिएक्शन का दोनों के दोनों फैक्टर मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एच दोनों फैक्टर यदि फेवरेबल हैं तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस होगी। तो इसका मतलब डेल्टा एच निगेटिव हो और डेल्टा एच पॉजिटिव हो, तो इसमें थर्ड में हो रहा है ऐसा कि डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एच पॉजिटिव, और डेल्टा एच निगेटिव फेवरेबल होगा स्पॉन्टेनिटी के लिए, डेल्टा एच पॉजिटिव फेवरेबल होगा स्पॉन्टेनियस होने के लिए, तो इसका मतलब 73 का आंसर थर्ड सही हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसके आगे का क्वेश्चन डिस्कशन करना है 74 में देखिए हमारे पास साल्ट दिया है AX, और ये दिया है AX2, और ये दिया है AX3 दिया है, तो ये 1:1 टाइप का साल्ट है, 1:2 टाइप का है, 1:3 टाइप का है। तो 1:1 टाइप का यदि कोई साल्ट है तो यहाँ पर आता है KSP
बराबर, अच्छा इन सभी का सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया है तो KSP बराबर यहाँ पर आता है एस स्क्वायर और यहाँ पर आता है KSP बराबर मतलब 4x के पावर 3, KSP बराबर हो जाएगा 4s के पावर 3 और 1:3 टाइप का है तो यहाँ पर आ जाएगा KSP बराबर हो जाएगा 27s के पावर 4 हो जाएगा। अब आइए जरा सा सभी का KSP दिया है और सॉल्बिलिटी निकालनी है तो इसका KSP दिया है, यहाँ पर हम सॉल्व कर दे रहे हैं। 4 × 10⁻12 बराबर s स्क्वायर, तो यहाँ पे s की वैल्यू जो आ जाएगी वो निकाला जाए तो यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अच्छा यहाँ पर -12 दिया था ना, हाँ ठीक है, -6 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में आइए जरा सा क्वेश्चन में, यहाँ पर आ जाएगा s निकालना है यदि आपको तो x³ बराबर आ जाएगा KSP बाई का 4 और KSP जरा सा देखिए दिया कितना है भाई 1.08 × 10⁻⁻13 दिया है, बाई का 4 करना है। अच्छा जब इसको सॉल्व करेंगे और 4 से डिवाइड जब यहाँ से किया जाएगा तो ये वैल्यू लगभग यहाँ पर आ जाएगी 3, एक तरीके से पॉइंट हटा दिया जाए तो यहाँ पे 10 पावर कितना हो जाएगा भाई -15 हो जाएगा। तो क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, लगभग आ जाएगा 3 × 10 पावर, यहाँ क्यूब रूट करना पड़ेगा, s³ है ना तो यह आ जाएगा 3 × 10 पावर +5 -5 आ जाएगा, 3 × 10 पावर -5। और 1:3 वाले में आइए जरा सा, तो यहाँ पर सॉल्बिलिटी निकालना है s के पावर 4, s पावर 4 बराबर आ जाएगा 4, यहाँ पे दिया है 432 डिवाइडेड बाई 27 × 10 पावर, यहाँ पर हो जाएगा -28 हो जाएगा। इसको सॉल्व यदि कर दिया जाए तो आ जाएगा 16 × 10 पावर -7 आ जाएगा, यहाँ पे 7। तो ये AX3 टाइप का दी साल्ट है तो उसका सॉल्बिलिटी ये निकल के आया है और हमारा जो AX2 टाइप का साल्ट है उसकी सॉल्बिलिटी की वैल्यू ये आई है, ये सॉल्बिलिटी निकल के आई है, सॉल्बिलिटी बराबर इतना आया है, यहाँ सॉल्बिलिटी की वैल्यू इतनी आई हुई है और यहाँ सॉल्बिलिटी की वैल्यू इतनी आई है। तो हमें यही बताना है कि किसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होगी किसकी कम। तो सबसे ज़्यादा सॉल्बिलिटी तो आप देखें तो हमारे समझ से AX2 की होगी, इसकी सॉल्बिलिटी देखिए सबसे ज़्यादा है तो AX2 की सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा। उससे कम सॉल्बिलिटी देखा जाए तो ये है आपका AX साल्ट की सॉल्बिलिटी उससे कम, और सबसे कम सॉल्बिलिटी जो है AX3 टाइप के साल्ट की है। ये तीनों साल्ट की सॉल्बिलिटी का ही आर्डर है, आर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी यदि निकाला जाए तो यही आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो आंसर होगा वो 4 हो जाएगा, ये 4 आंसर सही है। कुछ नहीं, 1:1 टाइप का साल्ट है तो आप ये लिख दीजिए कि KSP बराबर 4s² 1:2 टाइप का है तो KSP बराबर 4s³, 1:3 का है तो 27s के पावर 4। और हर जगह KSP सबका दिया है, सॉल्बिलिटी सबकी निकालनी है। हमने तीनों की सॉल्बिलिटी निकाल दिया, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों की सॉल्बिलिटी में AX2 की सॉल्बिलिटी सबसे ज़्यादा है, उससे कम AX, उससे कम AX3। तो इसका जो आंसर है 74 का वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 75 नंबर सवाल आइए। इसको हमें बैलेंस करना है। तो ये रिएक्शन में देखा जाए तो यहाँ ब्रोमीन -1 में है, यहाँ ब्रोमीन हमारा देखा जाए तो +5 में है।
यहाँ MnO4 माइनस में Mn+7 में है, MnO2 में Mn+4 में है। तो यहाँ +7 से +4 गया, रिडक्शन हुआ, और यहाँ पर -1 से +5 में गया, ऑक्सीडेशन हुआ। तो हमने यहाँ पे लिख दिया MnO4 माइनस गिव्स MnO2 लिख दिया, और एक लिख दिया Br, रिडक्शन हाफ है, और Br माइनस कन्वर्ट होके बन गया BrO3 माइनस, ये ऑक्सीडेशन हाफ है। तो दो हाफ रिएक्शन लिख लिया। फिर हम सेंट्रल एटम को बैलेंस करते हैं। तो सेंट्रल एटम ऑलरेडी यहाँ Mn है, बैलेंस है, यहाँ ब्रोमीन है, बैलेंस है। तो पहला हो गया, हमने दो हाफ रिएक्शन लिखा। सेकेंड नंबर पे दोनों हाफ रिएक्शन में सेंट्रल एटम को बैलेंस किया। थर्ड में ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। अच्छा, हमें बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो जिधर ऑक्सीजन ज़्यादा, जितना ज़्यादा उधर उतना वाटर जोड़ेंगे। तो इधर हम क्या करेंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर का इधर हम ऐड करेंगे, जस्ट डबल नंबर ऑफ OH आयन अपोजिट साइड में ऐड करेंगे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट राइट में बैलेंस हो गया। यहाँ पर आइए, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर एक भी नहीं। तो इधर ऑक्सीजन जितना ज़्यादा है उधर उतने वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ेंगे, अपोजिट साइड में डबल नंबर ऑफ OH आयन ऐड करेंगे। अब हम चार्ज बैलेंस करेंगे। चौथे नंबर पे चार्ज बैलेंस करना है। तो इधर टोटल 1 माइनस है, इधर 4 माइनस है। इधर क्या करें आप, 3 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें। इधर आइए, टोटल चार्ज हो गया -7, -7 इधर 1 है, तो इधर माइनस, तो इधर हम +6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ेंगे। तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन। और पांचवें स्टेप में क्या करना होता है कि दोनों हाफ रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है, और फिर दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ देंगे, बैलेंस रिएक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, राइट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप एक काम करिए कि इक्वेशन नंबर जो इसमें है, इसमें पहले में 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान दीजिए। ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएगा 4 वाटर, और प्लस 2 MnO4 माइनस गिव्स 2 MnO2, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 OH माइनस। अच्छा, ये रिएक्शन क्वांटिटीज लिख देंगे, 6 OH माइनस प्लस Br माइनस गिव्स BrO3 माइनस प्लस 3H2O, और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कर देंगे। लेफ्ट राइट में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जो लेफ्ट राइट में कॉमन है वो आयन को भी हम कैंसिल करेंगे। जैसे 6 OH आयन यहाँ है, तो यहाँ से 6 OH आयन कटेगा, 2 OH आयन यहाँ बचेगा। वाटर की बात कर लो तो इधर 3 वाटर हैं, यहाँ से 3 वाटर कैंसिल होगा, 1 वाटर यहाँ बच जाएगा। इधर क्या बना कि 2 MnO4 माइनस, और प्लस यहाँ पर हो गया Br माइनस प्लस वाटर गिव्स, यहाँ पे बन गया 2 MnO2 प्लस यहाँ पे बन गया BrO3 माइनस, और प्लस का बन गया 2 OH माइनस। अब हमें यहाँ पे पूछा है कोफिशिएंट किसका किसका पूछा है, जरा देखिए। MnO4 का कोफिशिएंट x है, x की वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पर MnO4 माइनस में x दिया था, इसकी वैल्यू 2 आ गई, तो माने x की वैल्यू तो 2 आ गई। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर y दिया MnO2 y है, तो यहाँ y की वैल्यू 2 आ गई, मतलब y की वैल्यू 2 आ गई। उसके बाद यहाँ पर दिया है z, BrO3 माइनस में z था, तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब ये 2 आ गई, और z की वैल्यू जो है वह 1 आ गई। तो इसका मतलब 2 2 1, 2 2 और 1 सीक्वेंस से यही आ रहा है, x y z की वैल्यू। तो चौथा आंसर हमारा करेक्ट होगा। तो 74 का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 75 के बाद हमें 76 नंबर डिस्कशन करना है। 76 में आइए, टोटल नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज इन CrO5। CrO5 यही है। CrO5 का स्ट्रक्चर यदि बनाया जाए तो ये है CrO5। CrO5 का स्ट्रक्चर यदि बना दिया जाए तो ये है
CrO5 यही स्ट्रक्चर आपका बनता है। और इसमें एक खास बात आपको बता दूं कि CrO5 में पूछा जाता है कि बताओ कितने यहाँ पे, हाँ ये पेरोक्साइड लिंकेज भी लगेगा। तो कहने का मतलब ये पूछा गया कि कितने इसमें नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज हैं। तो एक पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ है और एक यहाँ है। भाई पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है? जब दो ऑक्सीजन एटम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच हो तो उस लिंकेज को पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो एक पेरोक्साइड लिंकेज यहाँ है, एक यहाँ है। इसमें नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज कितने हैं ये पूछा गया है। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज जो है यहाँ पर, पेरोक्साइड लिंकेज का नंबर यहाँ पर जो है 2 है। इसी वजह से यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब हम निकालते हैं तो +6 आता है। वैसे रूल से निकालेंगे तो +10 आएगा, जो कि गलत है। इसीलिए कहा जाता है किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ग्रुप नंबर तो इसका 6 भी है और ये पता लगा ऑक्सीडेशन नंबर +10 आ रहा, तो गलत है। तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, +6 आता है। 2 लिंकेज इसमें पेरोक्साइड के हैं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। कितने नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज है? 2। तो 76 का आंसर 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें 77 नंबर सवाल पे चलना है। 77 करा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 2.24 लीटर SO3 गैस एट STP। तो 2.24 लीटर, इतना लीटर SO3 गैस है और करा इतना लीटर गैस है, तो मॉलिक्यूल का नंबर बताओ। तो गैस का वॉल्यूम दिया है तो इसका मोल निकालिए। 2.24 वॉल्यूम है और इसका मोलर वॉल्यूम होगा 22.4। तो वॉल्यूम अपान मोलर वॉल्यूम करेंगे तो मोल आ जाएगा। तो इसका मोल आएगा 1/10 मोल। 1/10 मोल का मतलब 0.1 मोल, इतना मोल SO3 है। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? 0.1 एंड नॉट इतने मॉलिक्यूल ऑफ SO2 होंगे। इतने मॉलिक्यूल ऑफ SO2 के होंगे, सॉरी SO3 के। SO3 के मॉलिक्यूल का नंबर पूछा है ना, तो यहाँ पर SO3 के मॉलिक्यूल का जो नंबर होगा 0.1 एंड नॉट या 6.022 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल ऑफ SO2 होंगे। आंसर खैर एन नॉट के रूप में दिया है, तो ये पहला आंसर हो जाएगा। एन नॉट लिखें या Na लिखें, मतलब एक ही है, वो आवागेड्रो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो 77 का जो आंसर है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जरा सा। 78 नंबर सवाल पे आइए भाई। करा है कि मासेस ऑफ वाटर प्रोड्यूस ऑन रिएक्शन ऑफ 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 4 ग्राम ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है, और यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करा जाए तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। इसका मतलब 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो 2 मोल वाटर बनता है। यहाँ से यदि 2 मोल हाइड्रोजन का मास निकाला जाए तो 4 ग्राम आएगा। तो 4 ग्राम हाइड्रोजन और 1 मोल ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम आएगा। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 36 ग्राम वाटर बनेगा। तो जरा सा मास में ध्यान दो कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और मेरे पास हाइड्रोजन 1 ग्राम है। तो बताओ 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्शन करेगा? 32/4। 32/4 का मतलब हुआ कितना भाई? 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है, 4 ग्राम केवल ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और यहाँ ऑक्सीजन का मास केवल 4 ग्राम है। तो ऑक्सीजन एक तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट है, और लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन ये बता रहा है कि ऑक्सीजन का 4 ग्राम जो दिया है पूरा खर्च हो जाएगा। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो O2 और वाटर में यदि हम रिलेशन बनाएं तो यहाँ से पता चल रहा है कि 32 ग्राम 32 ग्राम O2 यदि खर्च होगा रिएक्शन में तो 36 ग्राम वाटर बना देगा। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन यदि खर्च होगा
तो ये बनेगा 36/32, इतना ग्राम वाटर बनेगा। अच्छा, हमारे पास 4 ग्राम ऑक्सीजन था जो लिमिटिंग है, पूरा पूरा यूज हो जाएगा। तो 4 ग्राम ऑक्सीजन यदि कंज्यूम होगा तो कितना मास वाटर का बनेगा ये बताना है। तो 36/32 ये है 36 है, 36 सॉरी 36/32 इंटू का 4 करेंगे। 4 से इसको काट दीजिए तो 8 हो जाएगा, और 8 से यदि 36 को यदि काट देंगे तो 8 चौको 32 हो जाएगा, और 32 के बाद यहाँ बचा 4 पॉइंट लगाइए तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। इसका मतलब 4.5 इतना ग्राम वाटर बन जाएगा। तो यही पूछा है कि कितना मास वाटर का बनेगा, तो 4.5 ग्राम वाटर बनेगा, इतना ग्राम वाटर बन जाएगा। तो इसका आंसर सेकंड सही होगा। तो 78 का आंसर जो है सेकंड सही हो जाएगा। इसके जस्ट आगे क्वेश्चन नंबर है 79। करा इफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन ये दिया है, मतलब के का वैल्यू दे रखा है 1.1515 और इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स दिया है। अच्छा, रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकेंड इनवर्स है, इसका मतलब ये है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये, क्योंकि आप किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है, और सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का यूनिट टाइम इनवर्स होता है या सेकेंड इनवर्स। ये तो पता चल गया फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। करा टाइम बताइए, करा टाइम, देन टाइम 2 बार लिख दिया, देन टाइम का मतलब यहाँ से लिखिए, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ रिएक्शन। 90% रिएक्शन कंप्लीट होने में क्या समय लगेगा, तो T बराबर होगा 2.303 बाई के, और यहाँ पर log होगा log A/A-x। तो यहाँ पर आ जाएगा टाइम निकालना है 2.303 बाई का के का वैल्यू दिया है 1.1515 दिया है, इंटू 10⁻³ दे रखा है। लॉग यहाँ पर इनिशियल वैल्यू यदि 100 ले रहे हैं, 90% कंप्लीट हो रहा, माने रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा, तो इनिशियल 100 लिया, 90 खर्च हुआ तो 10 बचा। यही तो लिखेंगे भाई, 90% कंप्लीट होने में समय बताओ, या फिर 10% बचने में कितना समय लगेगा, बात तो वही है। तो 100 था, 90 खर्च हुआ, 10 बचा, तो समय वही पूछा है, टाइम निकालना है। तो इसको काटेंगे यदि लगभग, पहली बात तो यहाँ से एक 0 कट जाएगा, log 10 होगा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ T बराबर अप्रॉक्स ये वैल्यू कैंसिल करेंगे तो इसका जस्ट ही डबल है, 2 गुना है, ये लगभग 2 गुना है। यहाँ पे 2.303 जो लिखा था तो ये 2 हो गया, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ये 2000 आ जाएगा। तो 2000 सेकेंड ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब 2000 सेकेंड में रिएक्शन का 90% पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, 2000 सेकेंड टाइम लगेगा जिसमें रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें डिस्कशन करना है 81 नंबर क्वेश्चन में आइए भाई। 81 में करा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन्वॉल्व एट एनोड एट STP ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बाई पासिंग 10 फैराडे चार्ज। देखिए, वाटर के अंदर यदि हम, ये वाटर है, इसमें हम इलेक्ट्रोड लगा दें, राइट में ये कैथोड लगा है, लेफ्ट में एनोड लगा है, इनको हम बैटरी से कनेक्ट करके और इसमें हम 10 फैराडे का चार्ज पास कर दें, 10 फैराडे। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा दें कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट चार्ज हम पास करेंगे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर, उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। तो क्या होगा कि हाइड्रोजन के जो है एनोड से करा कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन का निकलेगा। तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एनोड से O2 गैस निकलती है, कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक बात ये दिमाग में लगाना है कि भाई कितना चार्ज पास किया, तो Q/F ये है ग्राम इक्विवेलेंट
इन टर्म ऑफ चार्ज, और ये है वॉल्यूम अपान इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये है ग्राम इक्विवेलेंट इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एनटीपी, और ये हो गया इक्विवेलेंट वॉल्यूम। और ऑक्सीजन गैस का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 होता है, और 10 फैराडे का चार्ज पास किया है अपान का फैराडे, और वॉल्यूम ऑफ O2 गैस कितना प्रोड्यूस होगा ये पूछा है एनटीपी पर, और ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 5.6 होता है, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता है 11.2, क्लोरीन का इक्विवेलेंट वॉल्यूम 11.2, ऑक्सीजन का 5.6, तो ये 5.6 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड बाई एनोड, इसका वॉल्यूम आ जाएगा 56 लीटर वॉल्यूम O2 गैस का एनोड से रिलीज होगा। ये आंसर आ गया। तो 81 का जो आंसर है इसका आंसर ये हो जाएगा आपका 4। तो 81 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आ रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। करंट एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन तीनों का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, और करा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन बताओ। तो पहले तो आप ये बताओ, ये बेंजीन है और बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होंगे, इसका हाइड्रोजिनेशन कराना है तो 3 मोल हाइड्रोजन इसको देंगे, तो हाइड्रोजिनेशन के बाद साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इनका हीट ऑफ कंबस्शन, इनका भी और इनका, इन तीनों का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है। बेंजीन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है -4000 किलो जूल दिया है, किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है -200 किलो जूल पर मोल दिया है, पर मोल, यहाँ भी पर मोल दिया हुआ है। और साइक्लोहेक्सेन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है -4200 किलो जूल पर मोल दिया है। अब हमसे पूछा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। आप एक काम करो, इस रिएक्शन का पहले डेल्टा HR निकालो। तो किसी भी रिएक्शन में सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट का यदि हीट ऑफ कंबस्शन दिया है तो हीट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, तो हम लिखते हैं सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट में ये दोनों हैं, तो यहाँ -4000 हो गया प्लस 3 मोल हाइड्रोजन यहाँ पर कंबस्शन हाइड्रोजिनेशन में लग रहा है, और पर मोल का हीट ऑफ कंबस्शन -200 है, तो 3 मोल का क्या होगा, ये हो जाएगा 3 × -200। ये ओवरऑल ये पूरी बात आ जाएगी हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ रिएक्टेंट माइनस हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये -4200 हो जाएगा। अब यहाँ से यदि सॉल्व कर दिया जाए तो ये देखिए -4000 और यहाँ पर आएगा -600, मतलब -4600 ही आ जाएगा, और यहाँ पर +4200 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये -400 किलो जूल पर मोल आएगा, और ये जो आएगा ये डेल्टा HR आ गया -400 किलो जूल पर मोल आ गया। ये हीट ऑफ रिएक्शन है, और जो हीट ऑफ रिएक्शन है यही है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यही है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन, यही है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो -400 किलो जूल पर मोल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हो चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा 84 में देखना है। 84 में क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई कि अमंग द फॉलोइंग विच सेट रिप्रेजेंट द लुईस एसिड। अच्छा ये बताओ, लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट में आप यही तो पढ़ते हैं कि लुईस एसिड आर दोज कंपाउंड विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। लुईस एसिड आर दोज कंपाउंड
which accept electron pair, compound which accept इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है वही होता है आपका लुईस एसिड। तो तीसरे वाले में देखिए BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोरान यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, यहाँ पर एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा, यहाँ सल्फर इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। तो कहने का मतलब ये सब जितने भी स्पीसीज आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हैं, तो ये सब लुईस एसिड है। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। 84 के जस्ट बाद आइए और हाँ 85 में एक बड़ी फैक्ट बात है, कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ गिवन स्पीसीज। इन तीनों का पहले तो आप वो बना सकते हैं चाहे तो, पहले तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए तो +3 आएगा, तो +3 आयरन ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्फ़िगरेशन करिए, फिर इलेक्ट्रॉन को फिल करिए। यहाँ पर जो Fe है सॉरी ये जो फ्लोरीन है ये वीक फील्ड लिगेंड है, Cn जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और यहाँ पर क्लोरीन जो है ये वीक फील्ड लिगेंड है। तो जब आप यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका ज्योमेट्री, तो जब वीक फील्ड लिगेंड जो है पेयरिंग नहीं कराता है, यहाँ पर ये पेयरिंग करा देगा, यहाँ पेयरिंग नहीं होगा। तो आप जब सबका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखेंगे कि पेयरिंग केवल यहाँ पर होगा, यहाँ और यहाँ पेयरिंग नहीं होगा। अच्छा, जहाँ पर पेयरिंग नहीं होगा वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 6 आएगा, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आएगा और इसमें 4 आएगा। आप चाहें तो निकाल के देख लीजिएगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 6 है क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड लगा है, यहाँ भी वीक फील्ड लिगेंड लगा है, यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पेयरिंग करा देगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना ज़्यादा होगा स्पिन का उतना ज़्यादा स्पिन होगा। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थर्ड में है, तो स्पिन सबसे ज़्यादा थर्ड में होगा, उसके बाद फर्स्ट में होगा, और सबसे कम स्पिन जो है वो हो जाएगा सेकंड में। तो थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, ये आंसर तीसरा बन रहा है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। निकाल के आप देख सकते हैं इसमें, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे भाई जैसे Fe है, हम एक का निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे Fe है तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +3 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4s2 3d, और यहाँ पर टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल 26 इलेक्ट्रॉन थे, 3 निकल गए, कितने बचे, 23 बच गए। तो 4 यहाँ पे आर्गन पहले लिख लीजिए, आर्गन में 18 इलेक्ट्रॉन थे, 18 हो गए तो 4s2, 18 2 20 हो गया, और उसके बाद 3d3 कर दीजिए। तो यहाँ पर आप 3d में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये डी में 3d है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में हो गए, और ये 4s है, ये 3d है, 4s है। तो यहाँ पर पेयरिंग होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है सॉरी जो लिगेंड लगा है वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कराएगा नहीं। तो पेयरिंग जब नहीं कराएगा तो इलेक्ट्रॉन का, हाँ एक मिनट सर यहाँ गलत हो गया। आर्गन का जब पहले आयरन का कॉन्फ़िगरेशन करिए, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से पहले करिए, तो ये हो जाएगा, एक बार रिपीट करके फिर से दिखा दे रहा हूँ। आयरन का कॉन्फ़िगरेशन यदि करेंगे तो ये हो जाएगा आर्गन, टोटल इलेक्ट्रॉन 26, तो आर्गन के बाद यहाँ पर हो जाएगा 4s2 3d, तो 18 2 20 6 26 हो जाएगा। और आयरन पर 3+ है, तो 3+ का मतलब हुआ कि यहाँ से 3+ यदि लग गया इस पर, आयरन पर 3 ही प्लस तो होगा, हाँ 3+ होगा, -2 है कि 3 है ये देखना पड़ेगा, -3 है। तो ठीक है, तो यहाँ पर
जो है +3 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से निकलेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आर्गन, और यहाँ पर हो जाएगा 4s0 3d5 3d5। इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 3d5 यहाँ 6 जो मैंने लिखा है ये थोड़ा गड़बड़ है। यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना भाई। यहाँ 5 होगा, यहाँ 4, यहाँ 1। देखिए 3d5। तो अब हम स्ट्रक्चर जब इसका इस तरीके से बनाएंगे तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, 1 2 3 4 5। 4s में खाली रहेगा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, तो पेयरिंग होना नहीं है। पेयरिंग जब होना नहीं है तो इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो फिर इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर स्पिन ज़्यादा होगा। अच्छा, इसका भी चाहो तो आप निकाल के देख सकते हो। Mn का 26 है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन +3 होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ 5 अनपेयर्ड है तो यहाँ 4 ही होगा। ठीक है, ये सही है, ये 4 अनपेयर्ड होगा, यहाँ 1 होगा। तब भी आंसर हमारा यही 3rd ही आ रहा है कि तीसरे में अनपेयर्ड सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड यहाँ पर है, उससे कम यहाँ पर है, और सबसे कम यहाँ पर है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्पिन होगा 3rd में, 3rd में स्पिन सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1st में, और उसके बाद 2nd में। यहाँ 6 गलत लिख दिया था मैंने, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाने के बाद समझ में आया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 5 होंगे। तो इस तरीके से 85 क्वेश्चन का आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 हो गया होगा, 87, 88, 89। हाँ, 89 एक बार देख लीजिए। 89 क्वेश्चन में करा कि 5 ग्राम ना, ये सोल्यूशन का सवाल है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज डिजॉल्व इन 250 ग्राम वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का दिया है -0.46 डिग्री सेल्सियस दिया है। अच्छा, डेल्टा TF बराबर आप जानते हैं, डेल्टा TF बराबर होता है TF माइनस TF डैश होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है -0.46 दे रखा है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो होगा 0.46। ये डेल्टा TF आ गया। अच्छा, डेल्टा TF निकल कर आ गया। डेल्टा TF बराबर होता क्या है, KF इंटू M होता है। मोलरिटी दिया नहीं है तो यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो वेट अपान का यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपान वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, क्योंकि हमें मोलरिटी निकालना है। तो KF डेल्टा TF यहाँ से आ गया है 0.46 आया है, KF 1.86 आएगा, इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट करा 5 ग्राम है, तो 5 ग्राम सॉल्यूट, और सॉल्यूट का मोलर मास हमें निकालना है, मोलर मास सॉल्यूट का निकालना इंटू 1000, और वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया है 250, और इसको सॉल्व कर दीजिए। पहली बात तो यही कैंसिल होके 4 हो जाएगा। हमें मोलर मास सॉल्यूट का निकालना है, इधर ले आइए, बराबर होगा 1.86 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.46 कर दीजिए। मोलर मास यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा ये, और ये तो हट जाएगा यहाँ से, तो लगभग 80 के लगभग अराउंड वैल्यू आ जाएगी। 80 ग्राम पर मोल आएगा, 80 ग्राम पर मोल, यहाँ पर मोल लिखना चाहिए, 80 ग्राम पर मोल, यहाँ पर मोल होना चाहिए, तो इसका आंसर 2nd सही हो जाएगा। तो 89 का जो आंसर है वो 2nd हो जाएगा। बाकी उम्मीद है कि 90 नंबर सवाल आपका डिस्कशन हो चुका है। तो ओवरऑल इतना डिस्कशन करना था, जो न्यूमेरिकल वाले पार्ट थे लगभग हमने सब कंप्लीटली डिस्कशन किया। आप अपना आंसर मैच करा लीजिएगा, और उम्मीद है कि जो भी आंसर हैं सब करेक्ट हमने दिए हैं। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, तो आज हम FST का पेपर नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो देखिए भाई,
यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिवन पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो हमें देखना है कि भाई कौन पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देता है। सिंपल सी बात है। तो चलो भैया देखो, हमने आपको बताया था कि 1 डिग्री जो अमीन होता है ये क्या देता है बेटा, पॉजिटिव, ये देगा पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा। सिंपल सी बात है। आओ जरा ध्यान दो कि हमारा कौन सा 1 डिग्री अमीन है उसे हम देख लेते हैं। चलिए भाई देखें, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट देखो भैया, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये हमारे यहाँ NH2 बना हुआ बेटा, ये 1 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर देखूं NH, तो भाई यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप इधर एक इधर, तो भैया ये कौन सा 2 डिग्री है। अगर मैं यहाँ पर देखो बेटा, नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, दिस वन इज 3 डिग्री। एंड यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर देखो 1 और 2, तो बेटा यहाँ पर 2 डिग्री है। तो आंसर विल बी, जो कि हमारा प्राइमरी अमीन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो बताओ भाई कौन सा, तो आंसर हमारा होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक, क्या आसान सी बात थी, समझ में आता है आपको। चलो भाई चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आओ देखो जरा, for which of the given compounds the heat of hydrogenation maximum। आपको बताया गया था कि भाई अगर मैं बात कर रहा हूँ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का, है कि नहीं, अगर मैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की बात कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था भाई कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी मींस कि अगर मैं स्टेबिलिटी अगर चेक कर लूँ एल्कीन का, तो उसका जस्ट इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। चलो भैया ध्यान देते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बेटा, जरा बताओ क्या इसके पास कोई अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर है। चलो भाई ध्यान दो, इसके पास कितने H है, एक H है बेटा, कितने हैं, 1H, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा 1 अल्फा हाइड्रोजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितने अल्फा है भैया, 1 अल्फा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर देखा जाए बेटा, तो बताओ भाई ये अल्फा है, एक ये अल्फा होगा और एक ये अल्फा होगा, मतलब इसके पास तो कॉमन सी बात है ज्यादा। बताओ भाई कितना हो गया, तो 3 और 3 6, 1 7, कितने हो बेटा, 7 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। आसान सी बात है। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बेटा, इधर की तरफ एक अल्फा एक इधर के अल्फा, तो 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो कितने होगा बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए बेटा, तो जरा बताओ यहाँ पर एक अल्फा और एक यहाँ अल्फा, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, 2 और यहाँ पर कितना होगा, 4 अल्फा हाइड्रोजन है। आंसर बताओ बेटा कौन सा हो जाएगा। तो जिसके पास लेस नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। क्या आपको इतनी सी बात समझ में आती है। तो हमें यहाँ पर स्टेबिलिटी देखनी थी। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट। देखो भैया 2 स्टेटमेंट दिए गए। पहला स्टेटमेंट जरा देखो, बेंजाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अगर मैं बात करता हूँ बेटा बेंजाइल अमीन का, देखो भाई अगर मैं बेंजाइल अमीन की बात करूँ तो ये कुछ किस तरीके से बनेगा, CH2 और NH2, है कि नहीं। अगर बात करें एनिलीन से कंपेयर करना है बेटा, तो एनिलीन को देखो हम यहाँ पर कुछ ऐसा बना लेते हैं। अगर एनिलीन को कुछ मैं ऐसा बना, इसके पास लोन पेयर जो कि रिंग में डिलोकलाइज्ड होगा, इसका बेसिक नेचर कम होगा एज कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि यहाँ पर बेटा रेजोनेंस नहीं होगा। तो आप जरा बताइए क्या पहला स्टेटमेंट क्या, बेंजाइल अमीन इज मोर बेसिक देन एनिलीन। बात सही है भाई साहब, ये हमारा ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए। क्या बात समझ आती है। नेक्स्ट, इन बेंजाइल अमीन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन, देखो इन बेंजाइल अमीन द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज इन रेजोनेंस विद बेंजीन न्यूक्लियस। गलत बात भाई साहब बताइए जरा कि ये जो लोन पेयर है क्या रिंग में डिलोकलाइज हो रहा है क्या, नहीं। तो भाई पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा हमारा इनकरेक्ट। बताइए कौन सा आंसर होगा। तो बेटा दिस वन इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। क्लियर है क्या। चलो भाई हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेल्डाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। जेल्डाल मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज्ड टू एस्टिमेट नाइट्रोजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। चलिए भाई देखिए, तो जेल्डाल मेथड की बात कर रहे हैं, तो कौन हमारा क्या करेगा नाइट्रोजन के एस्टिमेशन में, नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं देगा। तो बताओ भाई, तो हमने बताया भाई कि जो नाइट्रो है, नाइट्रो कंपाउंड्स नहीं देंगे। अगर हमारे पास नाइट्रोजन अगर नाइट्रो में है तो, एसओ में अगर नाइट्रोजन है तो वो नहीं है। और दूसरा अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा हमारा कौन होगा बेटा, अगर रिंग में नाइट्रोजन आ जाए तो वो भी हमारा नहीं होगा। तो चलो भाई ध्यान दो, अगर मैं एनिलीन की बात करता हूँ, एनिलीन की बात करूँ, पहला एनिलीन की बात कर रहा है, ठीक है, दूसरा पिरिडीन की बात कर रहा है। बताओ पिरिडीन में हमारा कहाँ होगा, नाइट्रोजन रिंग में होगा। तो चलो भैया ध्यान दो, अगर मैं पिरिडीन बनाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं एस्टामाइड की बात करता हूँ तो CH3CO और यहाँ पर आएगा बेटा NH2
और अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो ये क्या होगा CH3CN होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा pyridine, क्योंकि रिंग में नाइट्रोजन है यहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा हमारा हो जाएगा pyridine। क्या बात सुना आती है क्या? ठीक है, गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो बेटा, कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द गिवन कंपाउंड, हमें इनका बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। बताइए भाई, फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका लोन पेयर है जो रिंग में जाएगा, ठीक है, इसका लोन पेयर बचा हुआ तो सबसे अधिक बेसिक तो यही होगा भाई, इजीली डोनेट हो सकता है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं ये भी रेजोनेंस में जा रहा है, बट इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, ये लोन पेयर है जो कि रेजोनेंस में जा रहा है, इसकी वजह से ही कंप्लीट रेजोनेंस। अगर यहाँ बात करूं तो रेजोनेंस पहले बेंजीन में था, तो इस नाइट्रोजन को बेंजीन के रिंग को पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक, तब जाकर वो डिलोकलाइज्ड होगा। तो यहाँ पर इजी किसके लिए होगा बेटा, इसका रेजोनेंस इजी है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे अधिक बेसिक नेचर क्या होगा बेटा, इसका होगा। चलो भाई देखो, सेकंड का बेसिक नेचर सबसे अधिक होगा, क्यों, क्योंकि इसका लोन पेयर इजीली डोनेट हो सकता है। दूसरे की मैं बात करता हूँ बेटा, देखो यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होगी, यहाँ ज्यादा रेजोनेंस है, तो बेटा हमारा कौन सा होगा, देन फर्स्ट। और लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो थर्ड होगा, तो हमारा आंसर विल बी सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, अगर यहाँ पर कोई ये रहा फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, इजी है क्या? क्या आपको बात समझ आ रही? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मैं बात करूं फॉर द रिएक्शन, यहाँ पर कुछ दिया गया था, मेजर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बाय, हमें मेजर प्रोडक्ट देखना है बेटा कि कैसे बनेगा। चला आइए देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बेटा, ये एल्काइल जो हमारा है एल्काइल हैलाइड, अगर मैं इसकी बात करता हूँ बेटा कि ये कितने डिग्री है, तो भैया देखो यहाँ पर 2 डिग्री है, ये है कि नहीं, देखो जरा यार, यहाँ से और यहाँ से अटैच है। अगर मैं बात करता हूँ बेटा ये क्या है, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस। बस मेरी क्या बात समझ आ रही? तो अगर बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो E2 मैकेनिज्म होगा, और यहाँ पर एलिमिनेशन होगा। पर एलिमिनेशन कैसे होगा भाई, देखो ये हमारा बीटा है, दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा, तो बीटा से हाइड्रोजन रिमूव होगा और अल्फा से हमारा हेलोजन रिमूव होगा। तो बेटा आओ करते हैं, और कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। कि आपको बात समझ में आती है? ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म बेटा हमारा क्या हो जाएगा, E2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक स्पीसीज, हमें एरोमेटिक नहीं है जो उसे पहचानना है, ठीक है। तो चलो बेटा ध्यान दो, अगर मैं बात करता हूं जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन होगा, भाई पहली बात तो हमें पता होना चाहिए साइक्लिक हो, दूसरी बात प्लेनर हो, और तीसरा अगर मैं बात करता हूं बेटा तो कॉन्जुगेटेड हो, क्या हो, कॉन्जुगेटेड। अगर ये 3 क्राइटेरिया फॉलो हो रही है और प्लस 4n पाई इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा, और अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो बेटा वो क्या होगा, एरोमेटिक। हमें एंटी एरोमेटिक देखना, क्योंकि भाई देखो एंटी एरोमेटिक इसलिए नहीं देखना, हमें देखना है कौन सा एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो यानी एंटी और नॉन ढूंढे। चलो भाई देखो, तो मैं अगर इसमें देखूं पाई इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली काउंट करता हूं बेटा, देखो 2 और 2 1 4 है हमारे पास, तो भैया यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से अगर मैं देखूं तो n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हमारा एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। तो भैया हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा, है कि नहीं। इसमें बताओ बेटा 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें अगर बात करो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, अब इसमें बात करो बेटा तो उसमें भी 6 होंगे। क्या आसान सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द रिएक्शन गिवन इन द कॉलम फर्स्ट एंड द कैटलिस्ट रिक्वायर्ड गिवन इन अ कॉलम सेकंड। बहुत गजब की बात है। आओ भाई जरा देखो, तो बात हो रही है कि हमको ये रिएक्शंस दी गई, ठीक है, रिएक्शंस हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं, जरा हमको क्या करना है बेटा, मैच द कॉलम करना है। तो देखो जरा बताओ बेटा, अगर मैं यहाँ पर एथेन ले रखा है और इसका रिएक्शन हमने किससे करा दिया, तो भाई एसिड बनाया जा रहा है, एसिड बनाया जा रहा है। तो देखो भैया यहाँ पर हमारा इसका क्या होगा, ये होगा। क्या आपको बात समझ आ रही है? और अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूँ तो कोई क्या और मैच की जा सकती है बिल्कुल इजीली, जो आपके अकॉर्डिंग हो सकता है। तो बेटा जरा ध्यान दो, हमें यहाँ पर एल्कोहल बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है बेटा, एल्कोहल बनाई जा रही है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, कॉपर होगा। यहाँ पर देखो कॉपर के साथ जब अगर हम हीट करते हैं मेथेन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा हमारा मेथनॉल बनता है। हाइड्रोकार्बन का है, सबके सारे रिएक्शंस आपके हाइड्रोकार्बन से ही, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसका आंसर देखो बेटा, डी का हमारा सेकंड है और ए का हमारा थर्ड है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, डी का सेकंड देखो बेटा किसमें, डी का फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, डी का सेकंड सिर्फ एक ही में, इसमें तो थर्ड दी गई। तो इस बिहाफ पर डायरेक्टली तुम एक बार में निकाल सकते थे कि बेटा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बहुत देर की बात। चलो बेटा नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, द प्रोडक्ट सी इन द गिवन रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है, इसमें हमें प्रोडक्ट सी की बात करनी है कि भाई प्रोडक्ट सी क्या बनने वाला है। आओ जरा देखो, अगर मैं प्रोडक्ट सी की बात करता हूँ, देखो भाई, तो यहाँ पर चलो भाई हम रिएक्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दे रखा है, यहाँ पर NO2 लगा हुआ है बेटा,
और यही लगा है Br। अगर कह रहा है ये Mg के साथ रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। बताओ भाई, क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहाँ पर Mg होगा और बेटा यहाँ Br, बहुत गजब। और हमारे मीटर पे लगा हुआ बेटा NO2, बहुत गजब। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसका हमको रिएक्शन कराना बेटा CO2 से। आ जाओ, अगर मैं इसका रिएक्शन बेटा CO2 से करा देता हूं तो ये बॉन्ड इधर की तरफ तोड़िए, यहाँ निगेटिव और यहाँ पर आएगा बेटा पॉजिटिव। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव, तो बेटा ये जाकर के यहाँ से डायरेक्टली अटैच हो जाएगा। तो बताइए कुछ कैसा बनता हुआ दिखाई, तो C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OMG Br और यहाँ से डायरेक्टली रिंग हमारा अटैच दिखाई देगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट होगा। फिर हमें इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करा देता हूँ बेटा, इसका मैं हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ, ये बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और क्या निकल जाएगा बेटा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट दिखाई देगा। देखो भाई, तो ये होगा बेटा COOH और यहाँ पर आ जाएगा NO2। दिस वन विल बी योर प्रोडक्ट। तो ऐसा कोई ऑप्शन है अगर हमारे पास, तो देखो बेटा 3 वाला ऐसा ही कुछ प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो आंसर विल बी 3rd। क्या आपको आसान सी बात समझ में आती है? क्या आपको आसान सी बात समझ में आती है? चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। Br2 है, UV लाइट ले रखा बेटा, सनलाइट के साथ हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। तो जरा देखिए, हमारा रिएक्टेंट जो दिया गया है वो कुछ इस तरीके का है और इसका रिएक्शन बेटा करा रहा है Br2 के साथ, और हमने ले लिया बेटा UV लाइट यानी सनलाइट ले रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बस ना हमने UV लाइट यानी कि सनलाइट ले रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बताइए यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा बेटा। जरा देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो आप एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा दो, आप डायरेक्टली एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करा, तो बेटा ये हमारा प्रोडक्ट होगा। बहुत आसान सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट करा बेटा, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ले रखा है, ये हमारा एंटी मार्कोनिक होगा। यहाँ पर आइए जरा हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेटा रिएक्टेंट कुछ इस तरीके का बना हुआ है, देखो जरा ध्यान से। यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हमने ले लिया है HBr, और हम यहाँ पर बेटा पेरोक्साइड ले रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमने पेरोक्साइड ले लिया, तो एंटी मार्कोनिक आप करा दो बेटा। तो जहां पर Br वहां पर अटैच होगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, यहाँ कोई रीअरेंजमेंट का कोई केस नहीं होगा। तो बेटा यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा, ये प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके का बनता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको बात समझ में आ रही? तो CH2 और यहाँ आ जाएगा बेटा CH2Br। क्या आपको बात समझ में आई? तो क्या आप देखो बेटा A और B ढूंढ लो, हमें X Y ढूंढना था। चलिए भाई, X की वैल्यू क्या हो गया, X हमारा होगा बेटा, ऐसा कोई दिख रहा है? हमारा आंसर कौन सा बताओ? सेकंड वाला एज इट इज वैसा ही दिखाई दे रहा है। सेकंड वाला देखो बेटा, एज इट इज वही हमारा प्रोडक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑल ऑफ द गिवन स्पेसिस आर इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब क्या होता है बेटा, लविंग। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ढूंढना है हमको। आइए जरा हम इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज ढूंढे। ठीक है, तो बताओ भैया BF3 क्या है? BF3 की अगर बात करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करेगा, सॉरी मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, अगर मैं SO3 की बात करता हूं बेटा, SO3 अगर मैं आपको बना के दिखाऊं, ठीक है, अब जरा बताओ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन ज्यादा, तो इसकी तरफ आएगा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहां से क्या होगा मामला भाई, ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। AlCl3 बनाओ, AlCl3 हम बना लेते हैं, जरा देखो। तो यहाँ पर बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ये भी हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। अगर मैं NH3 की बात करता हूँ, बहुत गजब, NH3 की बात करो जरा, NH3 की बात करते हैं, तो बेटा इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो जरा बताओ भाई, ये इसको किसकी तलाश होगी, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा। क्या आपको बात समझ में आती है? तो इसका एक्सेप्ट कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा, 4th वाला होगा। इसके अलावा सब के सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर प्रोडक्ट फाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? आओ भाई, तो हमने बनाया पहला CH3O, CH2 और CH3, और इसका रिएक्शन में करा दी बेटा HI से। तो देखो भाई, अगर मैं HI लेता सिंपल एक, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता बेटा, तो छोटे वाले के साथ आयोडीन जाता और बड़े वाले के साथ क्या जाएगा बेटा, OH। लेकिन चूंकि एक्सेस में है, तो इसके साथ दोबारा से HI रिएक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, CH2 एंड देन I। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, CH3I और CH3 CH2। चलो भाई देखो, तो आंसर विल बी 3rd। इजी। नेक्स्ट,
कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हमारे ये कंपाउंड दिए गए हैं, हमें पूछा गया बेटा अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa, हमें pKa देखना है। देखो तो आपको बताया गया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर बात की जाए, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। अब चूंकि pKa हमें कम चाहिए, pKa क्या चाहिए, जिसके पास क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pK, मतलब जिसका pKa कम होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा। क्या वो मोर एसिडिक होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्टली एसिडिक नेचर निकालते हैं, तो इसके बाद हम लोग कर लेंगे, बोलो है। अगर हम एसिडिक नेचर निकाल लें, उसका उल्टा कर लेंगे, तुम्हारा pKa का आ जाएगा। चलो भाई देखो, तो सबसे अधिक एसिडिक कौन होगा बेटा, अगर यहाँ पर देखा जाए SCOH सबसे अधिक एसिडिक होगा। ठीक, यहाँ पर बेटा CH3 लगा है जो कि प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। इन दोनों कंपैरिजन करते हैं, जरा देखो इन दोनों कंपैरिजन बेटा OCH3 जो है इसके पास लोन पेयर होगा, ये प्लस M लगाएगा और साथ में माइनस I, तो यहाँ से बेटा ये क्या करेगा, इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। बताया गया था कि अगर यहाँ से H प्लस निकलता है बेटा तो यहाँ I माइनस आएगा, और I माइनस की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, मतलब एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा एसिडिक हमारा एसिड होगा। बस मैं ठीक है, तो इसका हमारा क्या होगा बेटा, एसिडिक नेचर HCOOH सबसे अधिक होगा। देन बेटा हमारा कौन सा आ जाएगा, बेंजीन, मतलब बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड आ जाएगा बेटा। और नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो कौन आएगा भाई, अगर नेक्स्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर आ जाएगा OCH3, और सबसे लास्ट में आएगा जो कि एसिडिक है CH3COH। तो क्या आपको ये ऑर्डर मिल गया है कि नहीं? तो बताओ भाई सबसे अधिक कौन सा A, तो A सबसे कम होना चाहिए। A के बाद बेटा हमारा कौन सा आ रहा है, B हमारा उससे कम होना चाहिए, फिर उसके बाद आना चाहिए D। तो बताओ भाई हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आती है क्या? तो एसिडिक नेचर को जस्ट क्या करना था आपको, समझ गए, उल्टा। तो इजी सा मामला था। आइए चलते हैं हम आगे की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, हमें इसका सीक्वेंस बताना बेटा। आओ जरा हम लोग सीक्वेंस बनाने का प्रयास करते हैं। तो भाई जरा देखिए यहाँ COOH है, इसका रिएक्शन बेटा NH3 से करा दिया गया है और A बनाना चाहते हैं। जरा बताइए क्या होगा, ये इसके साथ अटैच होगा, और चूंकि मैं हीट भी कर रहा हूँ, आओ हम क्या कर रहे हैं बेटा, हीट भी कर रहे हैं। तो देखो यहाँ, अरे बेंजीन नहीं बनाना है, चलो कोई बात नहीं, हमें हीट भी करना है। तो भाई हम हीट बाद में कर लेंगे, पहले आ जाओ देखो। तो COONH4 पॉजिटिव बनेगा, बोलो हाँ या ना। भाई NH3 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो CH4 हमारा प्लस बनेगा, ऐसा गजब। ठीक, अब मैं इसको चूंकि हीट कर रहा हूँ बेटा, तो यहाँ से एलिमिनेट होगा बेटा हमारा क्या, वाटर, और वाटर एलिमिनेट होकर क्या बना देगा, कुछ इस तरीके का मामला बनता हुआ दिखाई देगा। ये बेंजीन नहीं बनानी है भाई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या बनेगा, CO और NH2 बन जाएगा यहाँ। क्या आपको बात समझ में आती है? देन हमें बेटा इसका रिएक्शन कराना है Br2NaOH से, Br2, और हमें NaOH लेना है, Br2NaOH रिएक्शन कराना है। बताओ भाई Br2NaOH लेंगे तो क्या होगा, ये है हमारा हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। यहाँ से बेटा क्या होगा, CO रिमूव होगा और सीधा का सीधा हमारा कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो कहीं ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, तो आंसर विल बी सेकंड। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन इज गिवन बाय, आओ देखो सबसे पहले बोल रहा मेटाजाइलिन। मेटाजाइलिन हम बनाने का प्रयास करेंगे, मेटाजाइलिन बनाते हैं। तो यहाँ CH3 बना दी गई, यहाँ पर CH3 बना दी गई, मेटाजाइलिन। एनिलीन की बात की जाए तो एनिलीन आपने पढ़ा था फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती है, क्योंकि इसका लोन पेयर जो है वो AlCl3 के साथ रिएक्ट कर लेता है ना, एडिशन प्रोडक्ट मिलता है वहां पर, तो ये हमारा नहीं देगा, बहुत गजब की बात है। नाइट्रोबेंजीन की बात करो बेटा, नाइट्रोबेंजीन की बात करो, ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो बेटा ये भी हमारे यहाँ देता हुआ नहीं दिखाई देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सिर्फ हमारा आंसर हो जाएगा मेटाजाइलिन। क्या आपको बात समझ में आती है? बहुत गजब। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट A इन द फॉलोइंग रिएक्शन, हमें इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना है बेटा। आइए चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्ट A हमारा है, मेजर हमें देखना है। चलिए तो हमने बनाया CH3, CH3, और हमारे पास H, और ये है बेटा CH2, और यहाँ पे है Cl। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आती है? अगर मैं यहाँ देखूं तो एक और CH2Cl है, ठीक ऐसा कुछ है। एल्कोहलिक केवच लगाया जा रहा है। एल्कोहलिक केवच क्या कराता है बेटा, एल्कोहलिक केवच कराता है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या कराता है बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा। ठीक है, डी मतलब रिमूवल, यहाँ से मैं रिमूव करना हाइड्रोजन और हेलोजन। आइए बेटा, तो ये अल्फा है बेटा, दिस वन इज बीटा, यहाँ से H और यहाँ Cl हटेगा, और कुछ हमारा E2 मैकेनिज्म के साथ ये इस तरीके का प्रोडक्ट हमको मिलता हुआ दिखाई देगा। किस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, बात समझ आती है क्या? नेक्स्ट देखो बेटा, हमें इसका कराना है हाइड्रोलिसिस। आई कराते हैं। तो बेटा हमने यहाँ लिया H2
H+ यानी डाइल्यूट H2SO4 ले लो, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना। तो बेटा ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पर निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा। अब चूंकि ये जो कार्बोकैटायन बन रहा है बेटा ये 2 डिग्री होगा, और पॉसिबिलिटीज है कि अगर वो जस्ट बगल वाले कार्बन पर शिफ्ट कर जाए तो वो 3 डिग्री हो जाए। तो बेटा यहाँ से शिफ्टिंग होगी और कुछ इस तरीके का मामला देखने को मिलेगा। अच्छा शिफ्टिंग क्या होगी, तो यहाँ पर बेटा हाइड्राइड शिफ्ट होगा और मामला कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको। क्या आपको बात समझ में आ रही है? हाइड्राइड शिफ्टिंग हमने करा, बात आपको समझ में आ रही है? तो हमने हाइड्राइड शिफ्ट कराया बेटा, कौन शिफ्ट करा दिया? हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया है, मामला कुछ इस तरीके का है। अच्छा इसके बाद देखो बेटा, अब चूंकि हमें वाटर ऐड करना तो OH- आएगा और ऐड हो जाएगा, तो बेटा क्या होगा यहाँ पर मामला? तो CH3 CCH3, थोड़ा सा इसको अलग से बनाते हैं हम जरा, बताइए क्या बनेगा? तो CH3 CCH3 और यहाँ पर आकर OH लग गया बेटा, और यहाँ CH2 और यहाँ CH3। तो जरा देखिए क्या ऐसा कोई हमें प्रोडक्ट देखते हुए मिल रहा है क्या? जरा देखिए। तो बेटा ऐसा कोई प्रोडक्ट हमारे पास 1 है, जो कि हमारा आंसर ही है। क्या आसान सी बात थी? इजी है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, भाई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए। चलो भाई देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया बेटा C3H4 दे रखा है। क्या दे रखा बेटा? C3H4। अच्छा हमें बोला गया भाई C3H4 बताइए, तो हम जरा बताओ क्या ये एल्केन है, एल्कीन है कि एल्काइन है? तो बेटा ये बोला गया एल्काइन है सर। 3 कार्बन का एल्काइन हम ढूंढने, तो बेटा क्या होगा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। आसान सी बात थी। चलो आगे चलते हैं। ऑन रिएक्टिंग विद डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। चलो भाई देखो, तो मैंने कहा कि डाइल्यूट H2SO4 से हम रिएक्ट करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो चलो भाई देखो, अ गिवन कंपाउंड B गिव्स अ कंपाउंड B। क्या कंपाउंड बनेगा बेटा? ये बॉन्ड तोड़ा गया, यहाँ निगेटिव और यहाँ पर आएगा बेटा पॉजिटिव। अब देखो वाटर का एडिशन करा दो, तो CH3C और बेटा यहाँ आ गया OH और डबल बॉन्ड CH2। आसान सी बात थी। अब चूंकि यहाँ पर मामला ऐसा कुछ है कि इनॉल फॉर्म बन गया, ये अपने आप को बदलेगा बेटा कीटो फॉर्म में। तो कीटो फॉर्म में बदलने के बाद क्या बना देगा? CH3, यहाँ पे हो गया बेटा हमारा टाउटोमराइजेशन। तो ये हमारा क्या होगा बेटा? कीटो फॉर्म बन जाएगा। इजी। अच्छा हम नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिटोनाइट्राइल विद CH3MgBr। कह रहे हैं कि भाई साहब ये ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो देखो एसिटोनाइट्राइल लेते हैं CH3, अगर हम बात कर रहे हैं CN, CH3CN का रिएक्शन बेटा करा दो CH3MgBr से, CH3MgBr से करा देते हैं। चलिए क्या? चलिए तो अब हम इसका रिएक्शन कराते हैं बेटा। ये बॉन्ड कुछ इस तरीके का बना हुआ होगा भाई। CN का मैं अगर बॉन्ड की बात करता हूं तो ये कुछ इस तरीके का बना हुआ। ये बॉन्ड हमने तोड़ दिए, यहाँ पर यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, भाई ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ा। तो बताओ क्या बनेगा? CH3C और यहाँ पर आ गया बेटा CH3 और बेटा यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड N है हमारे साथ में और MgBr, ऐसा कुछ। अब इसके हाइड्रोलिसिस से बेटा वही हमारा क्या बन जाएगा? कीटोन बनेगा। तो यहाँ से भी बोल रहे हैं कि एज इट इज यही प्रोडक्ट बन रहा है। बात सही, कोई दिक्कत की बात नहीं इसके हाइड्रोलिसिस से। ठीक। तो कंपाउंड B ऑन अ रिएक्शन विद एथिलीन ग्लाइकोल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गिव्स एथिलीन ग्लाइकोल कीटोन। बात सही है। तो आइडेंटिफाई द कंपाउंड B। तो B तो हमारे पास मिल ही गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम एक रिएक्शन ये भी करा देते हैं। चलो देखो भाई CH3CO और हमारे पास CH3 है, इसका रिएक्शन बेटा एथिलीन ग्लाइकोल से करा दिया। तो मैंने इधर लिखा OH और CH2 और CH2 और यहाँ पर OH। बेटा यहाँ से H2O निकला और ये कुछ इस तरीके का बनाएगा। जिस कीटोल की बात हो रही है वो मैंने यहाँ पर बना दिया है आपके सामने। बोलो हाँ या ना? H2O की बात हो रही है तो मैं बना दे रहा हूँ। यहाँ से H2O निकल गया था। तो बताओ बेटा यहाँ क्या बना? CH2 और यहाँ पर भी आ गया CH2 और यहाँ पर बेटा O। क्या आपको आसान सी बात समझ में आती है क्या? ठीक है, आसान सी बात आपको समझ में आती है। ठीक, हमने यहाँ पर ट्राई से लिया था, इजी सा मामला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा इसका हमारा B क्या होगा बेटा? तो B हमारा कुछ बनता हुआ दिखाई देगा, ये जो कि हमने बनाकर आपको दिखाया, बिल्कुल साफ साफ क्रिस्टल क्लियर। आगे चलते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट, consider the following statement: एथाइन on passing through the red hot iron tube at 873 Kelvin gives benzene। बात सही है। एथाइन को जब बेटा हम एथाइन की बात कर रहे हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर हम इसके 3 मोल लेते हैं और रेड हॉट ट्यूब से गुजारते हैं इसको, तो बेटा बताओ क्या होता है? तो यहाँ पर हमारा बेंजीन बनता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है, मामला गजब का है। प्रोपाइन ऑन रिएक्शन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी। देखो अभी हम लोग जस्ट पीछे प्रोपाइन का रिएक्शन कराया था। तो भाई बताओ प्रोपाइन के साथ रिएक्शन करा करके क्या मामला बन रहा था? तो हाँ सर, यहाँ पर आप ले रहे थे क्या? डाइल्यूट H2SO4 और आपने लिया था HgSO4। तो आपने क्या बना दिया था यहाँ पर? CH3C।
बेटा डबल बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर वाटर ऐड होगा और ये कुछ इस तरीके का बनाएगा, ठीक है। अब इसका हम कराएंगे बेटा क्या, टाउटोमराइजेशन, इनॉल फॉर्म है, कीटो फॉर्म बनाएंगे। तो बेटा यहाँ क्या बन जाएगा, ये बनेगा CH3COCH3। बहुत गजब की बात है। तो बोल रहे हैं हाँ ये बात दूसरा वाला भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा है कि एथाइन इज मोर एसिडिक देन एथेन। तो जरा देखिए भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पर इसका हाइब्रिडेशन sp आ रहा है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ एथेन का तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, यहाँ पर बेटा आएगा sp3। इसका चूंकि s परसेंटेज s कैरेक्टर जो होगा कितना होगा बोलो भाई, तो इसका परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा है। आपको बताया गया था परसेंटेज s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिस वजह से इसका जो हाइड्रोजन होगा वो मोर एसिडिक होगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, ये तीनों बातें करेक्ट है। तो आंसर विल बी, देखो कौन सा है, ये फोर्थ वाला है कि भाई ABC तीनों करेक्ट है मामला, ठीक है। क्या आपको बात समझ आ रही है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, अच्छा ठीक है ठीक है। नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट चल लो। Which one of the following halogen will give Halous acid? तो बेटा देखो Halous acid सिर्फ Cl देगा, बनाएगा बेटा HOClO। तो आसान सी बात है, और सब एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेस्लर रिएजेंट इज, भाई देखो नेस्लर रिएजेंट क्या होगा, तो ये होता है एल्कलाइन, हमारा होता है K2HgI4। तो आंसर विल बी सेकंड, बेसिक सा मामला है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज पॉसिबल, कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। तो आइए जरा हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखो बेटा पहले वाले में n की वैल्यू 3 दी गई है, l की वैल्यू 4 दी गई है, और देखो भाई यही मामला गड़बड़ हो गया। हमें बताया गया n की जो वैल्यू होगी, जैसे n की वैल्यू जितनी है कि नहीं, l की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 से लेकर के n-1 तक होगी। कहां तक होगी बेटा, अगर मैं बात करता हूँ 0 से लेकर के n-1 तक होगी। ये तो ज्यादा है भाई, ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो ये वाला बात तो ऐसे ही गलत हो चुका है। अगर इसकी बात करते हैं, यहाँ पर n और l की वैल्यू सेम है, ये भी मामला बिल्कुल ही गजब का है, गड़बड़ है, वो दिक्कत की बात नहीं। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। तो देखो 4 है और इससे कम है, बिल्कुल ये बात सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, हो सकती है। m की वैल्यू 0 है, तो जरा देखो भाई ये 0 है तो 0 ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं 0 की बात कर रहा हूँ तो एक हमारा बॉक्स बना, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट मतलब m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी हमारा क्या होगा बेटा 0 ही होगा, इलेक्ट्रॉन सिम फिल करेंगे। अगर बेटा हम देखो s की बात करें +1/2, तो ये पॉसिबल तो है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, थर्ड वाला पॉसिबल है, यानी कि आंसर तो हमारा मिल गया। लेकिन चलते हैं दूसरा ऑप्शन भी देखते हैं, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 3, सॉरी एक सेकंड, ये निकल गया है, कोई बात नहीं, हम लोग ने लगा दिया वापस। तो 4 देखो बेटा, फोर्थ ऑप्शन देखिए क्यों गलत है भाई। तो देखो यहाँ n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 3, ये तो पॉसिबल है बिल्कुल। m की वैल्यू -3 कह रहा है, m की वैल्यू क्या है -3, ये भी पॉसिबल है भाई, 3 हो सकता है। s की बात करें बेटा 1/2, ये सॉरी 2 बोल रहा है, 2 नहीं होगा भाई, +1/2 या -1/2, यानी कि मामला ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इजी सा है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, हमें मेल्टिंग पॉइंट देखना है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो भाई सुनो, हमने लिखा HF HCl HBr HBr और HI की बात कर रहे हैं, है कि HF में चूंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी, वो कुछ इधर की तरफ बिलोंग करेगा। तो सबसे अधिक किसका होगा, देखो भाई, तो HI का सबसे अधिक, फिर HF, फिर HBr HCl, तो हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, सेकंड। तो आसान सा मामला था ये भी, कोई दिक्कत की बात नहीं, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, which of the given overlapping of orbitals leads to the zero overlapping, हमें देखना है बेटा किसमें जीरो ओवरलैपिंग हो रही है, ये हमारा चेक करना है। आइए जरा देखते हैं। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन में देखो, ये हमारा px और s, इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो बेटा हमारा सीधा सा आंसर पहला वाला आ जाएगा। यहाँ देखो भैया ओवरलैपिंग होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, और सारे इजी से हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा वो तो अलग मामला है। इफ 0.2 m, ये क्वेश्चन बेटा फिजिकल का है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक सेकंड रुक जाइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज ग्रुप जीरो कैटायन, बेटा ग्रुप जीरो कैटायन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा Cu+2 है, Pb+2 है, Zn+2 है, NH4+1। तो NH4+1 बेटा हमारा ग्रुप जीरो का है, तो ये अगर कहीं दिखाई दे रहा हो तो आंसर हो जाएगा। तो बेटा देखो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भाई
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन कंटेंस, अगर बात कर रहा है बेटा कि स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन में क्या मामला होता हुआ दिखाई देगा, तो आइए जरा हम लोग चेक कर लेते हैं डाइबोरेन का स्ट्रक्चर। चलो भाई देखो, तो ये कुछ इस तरीके का बना हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर मैं यहां बात करता हूं H है कि नहीं? अगर मैं यहां पर बात कर लूं, कुछ इस तरीके का मामला हमको दिखाई दे रहा। देखो भाई, इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दो सेंटर हैं और दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कितना बेटा होगा? एक यहां से दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, एक यहां से दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, एक यहां से दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, और यहां से दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन। बस मेरी क्या, तो यहाँ पर कितने बेटा होंगे? 4 होंगे 2C2E टाइप के। कितने बेटा? 2C2E टाइप के। अब देख लो बेटा 3C2E टाइप कितना है, तो देखो बेटा 1 2 और 3, ये हमारे कौन से होंगे बेटा? 3C2E, 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3C2E टाइप के हमारे पास बेटा कितने होंगे? 2 होंगे। तो इजी सा मामला है कि भाई हमारे इसका आंसर क्या था? 4 हमारा 2C2E, देखो कहीं लिखा हुआ 4 हमारे पास 2C2E होगा, और उसके बाद क्या होगा? 2 हमारे 3C2E होंगे। देखो भाई कहीं है, तो भाई हमारा आंसर कौन सा है? 4 फर्स्ट वाला हो जाएगा। 4 इसमें 2C2E है और 2 इसमें 3C2E इलेक्ट्रॉन है। इजी सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, अमंग द फॉलोइंग विच सेट रिप्रेजेंट द लुईस एसिड। ठीक है, तो आओ देखो चल लेते हैं हम इसको आगे। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द गिवन स्पीसीज इज। आओ भाई साइज की बात कर लेते हैं। तो आपको बताया गया था, जरा क्वेश्चन देखो, और देखो इसमें कैटायंस हैं, एनायंस हैं, तो जरा आप बताइए कि क्या हो सकता है। चलिए क्या, तो बेटा देखो जरा, अगर मैं इनको सीक्वेंस में ले लूं, जरा देखो पहले ही वाला ऑप्शन लेते हैं। Na प्लस है बेटा हमारे पास, Mg+2 है, F माइनस है और O2 माइनस है। इन सबके इलेक्ट्रॉन्स चेक करो बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन बेटा हमारे पास कितना होगा? 10 इलेक्ट्रॉन है इसमें। इसमें कितने हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं। इसमें बताओ बेटा 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। तो सबके क्या है बेटा? सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में बताया गया था कि मामला क्या होगा बेटा, कि जिसके ऊपर ज्यादा निगेटिव है वो हमारा ज्यादा बड़ा होगा, और जिसके ऊपर कम तो वो हमारा छोटा होगा। तो देखो भाई इसमें जरा ध्यान दो कि सबसे अधिक कौन सा हो जाएगा, तो जिसके ऊपर भाई माइनस का चार्ज ये, और फिर इसका हमारा नंबर इधर कुछ आएगा। तो जरा देखो बेटा O2 माइनस किसमें सबसे अधिक है? तो O2 माइनस, F माइनस, देन Na प्लस और Mg+2। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 3। बहुत गजब है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो हम अगर बात कर लेते हैं तो ये भी बात कर सकते थे भाई कि साइज जो है हमारा क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा आंसर इजीली हो जाता। ठीक है, इन द नेम ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द आईपीएसी नोमेनक्लेचर इन अनिलियम। चलो भैया देखो, अन की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ से 1 आ रहा है हमारे पास। नील का मतलब बेटा यहाँ 0 आ रहा है, और इन की बात कर रहे हैं तो बेटा हमारा क्या आ रहा है? 9। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा 109 होना चाहिए। तो इसमें कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या? तो बेटा फोर्थ ऑप्शन हमारा 109 के साथ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेप ऑफ BrF3 इज। BrF3 का शेप देखना बेटा, BrF3 का शेप हमको देखना है। आइए जरा देख लेते हैं। एक लोन पेयर इसके पास, एक और लोन पेयर। तो बेटा ये कुछ कैसा होगा? बेंट टी शेप टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेंट टी शेप। तो जरा देखो बेटा, तो बेंट टी शेप कहीं अगर ऑप्शन हो तो मामला हो जाएगा। देखिए जरा कहीं है तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बेटा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one is the wrong statement? यहां पर हमें wrong statement चेक करना है। आइए चलते हैं बेटा, तो wrong statement की बात कर लेते हैं। तो for L is equal to 2 the minimum value of principal quantum number, यानी कि n की वैल्यू जो हो सकती है 3 हो सकती है। क्या हो सकती है? n की वैल्यू अगर 3 है तो L की वैल्यू 2 होगी, तो कोई दिक्कत की बात, ये बात तो करेक्ट है। नेक्स्ट, energies of the orbitals in the same subshell increases with increase in atomic number। नहीं, गलत बात भाई, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ एनर्जी डिक्रीज करेगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर पुल। बस मेरी क्या, तो ये वाला बात क्या होगा बेटा? गलत हो जाएगा। चलो, और हमें रॉन्ग ही तो पकड़ना था, एक रॉन्ग मिल गया। और चेक कर लेते हैं। द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज सेम एज एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, हाइड्रोजन लाइक एटम में अगर देखा जाए तो हम सीधे n की बात करेंगे। हम यहाँ पर L यानी कि क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात नहीं करेंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं देखी। तो यहाँ n के ऊपर से बात चलेगी। तो बेटा देखो यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम है, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। L पे डिपेंड नहीं करता, सिंपल। ठीक है, द शेप्स ऑफ dxy dyz dx² y² ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। हाँ जी बिल्कुल। इसमें बेटा dxy में, dyz में और dzx में और dx² y² की अगर बात कर रहे हैं, इन सब में बेटा 4 लोब्स होंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एंड कह रहा आर सिमिलर टू ईच अदर। ठीक बात सही है, सबके सब सिमिलर होंगे, जिसमें कि हमारे पास 3 दिया गया।
टू ईच अदर वेयर इज डी जेड स्क्वायर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। बात सही है बट डी जेड स्क्वायर क्या होगा बेटा, डिफरेंट होगा। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 लोब्स हो दिखाई देंगे। बात समझ में आती है क्या? तो गजब की बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, गलत ढूंढना था, रॉन्ग ढूंढना है बेटा, तो आंसर सेकंड वाला हमारा रॉन्ग है, तो आंसर सेकंड हो जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच।